नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की विधिवत कक्षाएं मिल ही रही हैं। इसी के साथ में यदि आप वीडियो 2018 के अभ्यर्थी हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चाहे ना लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो हमारे वीडियोस पूर्णतया निःशुल्क हैं, थे और रहेंगे। अभी तक आपने देखा होगा जो ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश के आपको 22 लेक्चर दिए जा चुके हैं। ये उसी संदर्भ में 23वां लेक्चर है। लेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जो आपका ये ग्राम समाज एवं विकास या ग्रामीण परिवेश नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एज इट इज़ मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, इससे जो आपके प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। देखिए, काफ़ी पेजेस हैं। ये मैंने अरिहंत की जो PDF है उस PDF को उठाया है, और इसमें से हम सब चीज़ों को तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, जो प्रमुख चीज़ें होती हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नकदी फसलें क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मूंगफली, गन्ना, कपास, अलसी, चाय, तिल, सरसों, तंबाकू राज्य की प्रमुख नकदी फसलें हैं, ठीक है। तो नकदी फसलें, जैसे मान लीजिए नकदी फसलें वो जिसको क्रैश क्रॉप करते हैं कि आप गए तुरंत आपने मार्केट में बेचा, उससे आपको तुरंत पैसा मिल गया। ये नकदी पर जो फसलें होती हैं उसकी परिभाषाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश का 16% खाद्यान्न उत्पादन होता है। अगला देखते हैं हम लोग, तो इसको जूम कर लेते हैं, अब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब देखेंगे, अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 88% जो भूमि है उस पर खेती होती है, जिससे कुल आय का 68% उसकी आय प्राप्त होती है। उसमें सबसे ज़्यादा भाग पर आपकी गन्ना होती है, फिर आलू होता है, फिर तिलहन होता है, और 20% भाग पर खाद्यान्न होता है। आपको मैंने इससे पहले बताया ही है कि कौन से सीमांत किसान होते हैं, कौन से लघु किसान होते हैं, इसके बारे में आपको जो डिटेल जानकारी है वो दी जा चुकी है। अब देखिए, हम लोग कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि का विकास करने के लिए एक विभाग है, उस विभाग का प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है। इसी संदर्भ में जब भारत अंग्रेज में ही थे, तभी भू अभिलेख का जो रख रखाव होता है, ठीक है, उसके संबंध में आपके पहले से जो विभाग था ही, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो कृषि विभाग है उस कृषि विभाग को अलग से एक विभाग बना दिया गया। उस समय हालांकि कृषि विभाग नहीं था, अब कृषि विभाग एक अलग से नया विभाग बनाया गया, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। तो हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। प्रारंभ में इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि संबंधित आंकड़ों का संकलन करना एवं आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना करना था। वर्ष 1880 में इस विभाग को भू अभिलेख विभाग से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख आ रहे होंगे कि 1875 में जो आपका कृषि विभाग है उस कृषि विभाग की स्थापना होती है, और जबकि 1880 में इसको हम लोग भू अभिलेख विभाग से जोड़ दिया जाता है। आप बताइएगा, कृषि किस सूची का विषय है? जो कृषि है वो आपके राज्य सूची का विषय है। तो साथ ही कृषि विभाग को वर्ष 1976 में, कृषि विपणन विभाग को वर्ष 1976 में कृषि विभाग से अलग कर दिया गया है। तो इसके पहले जो लेक्चर्स, वो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न उत्पादन होते हैं, उन खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1967-68 में जो हरित क्रांति है उस हरित क्रांति को अपनाया गया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या बातें हैं, उस बातों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो हरित क्रांति है, सबसे पहले इसके पहले लेक्चर में बताया जा चुका है, जो हरित क्रांति उसमें हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, इस प्रकार की जो बीज था उन बीजों का उपयोग किया गया था, और ये बीज हम लोगों ने मुख्यतः मेक्सिको से आयात किए थे।
तो अब देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से इसमें प्रगति होती है और कार्य होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य में हरित क्रांति का प्रभाव बहुत व्यापक रहा था। उत्तर प्रदेश मतलब राज्य में हरित क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह क्रांति सबसे अधिक सफल रही। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि आप जाएंगे पंजाब, और पंजाब भाई देखिए उत्तर प्रदेश मान लीजिए ये है, कुछ ऐसी स्थिति है। तो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में जो हरित क्रांति है, उस हरित क्रांति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं, द्वितीय चरण के हरित क्रांति की शुरुआत उन क्षेत्रों में की गई जो क्षेत्र हरित क्रांति के प्रथम चरण से वंचित रह गए थे। राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य कृषि मंडी उत्पादन समिति, इसके बारे में सिर्फ यही जान लीजिए, उत्पादन क्या हो इससे नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ यही जान लीजिए कि मंडी समिति क्या होती है। एक हिसाब से का ये मान के चलिए, जो किसान होते हैं वो अपनी फसलें वहाँ पर ले जाकर मंडियों में बेचते हैं, वहाँ से उनको उचित मूल्य मिल जाता है। तो इसमें देखते हैं, वर्ष 1973 में मंडी समितियों को विभिन्न गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई। ये कब की गई थी? 1973 में। ठीक है, क्या है? बेहतर भंडारण सुविधा प्रदान कराना, या बाजार में निर्माता विक्रेता को सुविधाएं प्रदान करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग, इन चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही बताई जाएंगी। राज्य की नई कृषि प्रणाली, ठीक है। अब देखिए जो इसका मेन उद्देश्य है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो यही है, जो कृषि उत्पादन है उसमें औसतन 5.1% की वृद्धि करना। ठीक है, जो ये आपका राज्य की नई कृषि प्रणाली है उसका मेन उद्देश्य है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस में ये तो पूछा ही गया है, और विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा गया है। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हालांकि देखिए इसमें बहुत डीपली नहीं जाएंगे कि कौन प्रदेश में कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बस इतना आप जान लीजिए कि 9 भागों में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको हम लोगों ने 9 भागों में विभाजित किया। पहला भाबर तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदानी भाग, छठा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, आठवां पूर्वी मैदानी भाग, नौवां विंध्यन क्षेत्र। अब देखिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत का 16% जो खाद्यान्न उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी। हरित क्रांति का उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1973 में राज्य कृषि मंडी उत्पादन परिषद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखिए मिट्टी हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी जानते हैं सब आप लोग कि एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और मिट्टी में को हम भारत के संदर्भ में ICAR ने भारत की मिट्टियों को 9 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा अधिक उपजाऊ मानी जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर निक्षेपण से उत्तर भारत के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। जब मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी उसमें बताया था, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, तो उस उत्तर के विशाल मैदान में हम लोगों ने बताया था ये आपका गंगा हो गया, ठीक है, और इधर से आपका जो ब्रह्मपुत्र आती थी, और गंगा की बहुत सहायक नदी है। तो इस नदियों के निक्षेपण के फलस्वरूप जो उत्तर का मैदान है उस उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ था। तो उसी के कारण जो यहाँ की मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब देखिए काप मिट्टी, उत्तर प्रदेश की मृदा
में खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला काप मिट्टी, दूसरा मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, तीसरा रेतीली मिट्टी। काप मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी का निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये मैदानी भाग में मिट्टी का निर्माण हुआ था तो उसमें क्या होते हैं, बोंक, मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, बांगर को हम ओल्ड फ्लड प्लेन कहते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा, और जो न्यू जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। न्यू को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो बांगर, इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। गंगा यमुना क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। जैसे मैंने बताया ओल्ड होगी, ओल्ड मतलब क्या होगा, जहां पर पानी फ्रिक्वेंटली मैनर में नहीं पहुंच पाएगा। और जब पानी फ्रिक्वेंटली मैनर में नहीं पहुंच पाएगा तो होता क्या है कि वहां पर जो मृदा जमी होती है उस मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। आप ये मान के चलिए कि भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसमें लगभग सभी में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कम पाया जाता है। खादर मृदा देख लेते हैं। खादर के जैसे मैंने आपको बताया कि खादर जो नई मृदा होती है। अब देखिए इस मृदा की क्या विशेषता होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, देखिए चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों की अधिकता मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। खरीफ फसलों के उत्पादन हेतु यह मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। खादर मृदा जो होती है खरीफ फसलों के लिए अधिक मानी जाती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा कहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब देखिए मृदा अपरदन क्या होता है। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मृदा अपरदन क्या होता है। अपरदन का मतलब सिंपल से मतलब समझिए क्षरण से होता है। अब मृदा के अपरदन किस प्रकार से हो सकता है, सबसे पहले मृदा अपरदन के देख लेंगे। मृदा के सतही भाग का जल एवं वायु के द्वारा कटने या बहने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन की घटना प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों होती है। मानवीय इस संदर्भ में होगी कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन आधुनिकीकरण हो रहा है और औद्योगिकीकरण हो रहा है। इस आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जो इकोसिस्टम है यानी पर्यावरण है, उस पर्यावरण को या पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, कटाव को रोकना है तो क्या, जैसे मान लीजिए एक समतल भूमि है और एक ऐसी भूमि है जहाँ पर 10 वृक्ष लगे हुए हैं, तो कटाव कहाँ पर ज़्यादा होगा, कटाव वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर समतल भूमि होगी। तो ये तो हो गया आपके मानवीय कारण। मानवीय कारण यह है कि आप देख रहे हैं दिनों दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिससे पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो ये आपके मानवीय कारण में आ जाएंगे। और प्राकृतिक कारण वो अभी हम लोग देखते ही हैं, जिसमें आपका वायु अपरदन, जलीय अपरदन, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं अवनालिका अपरदन। ये चंबल नदी जो होती है वो अवनालिका अपरदन करती है। और आप जब इटावा के क्षेत्र के आसपास जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के अवनालिका अपरदन आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन की समस्या प्रदेश में चुनौतीपूर्ण है। राज्य का चंबल एवं यमुना अपवाद क्षेत्र इटावा जालौन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, राज्य में फसल उत्पादन। देखिए फसलें कितने प्रकार की होती है। फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। जो आपका लेखपाल होता है, लेखपाल अपने हलके में जाकर इन्हीं फसलों को देख रेख करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पड़ताल कहते हैं। इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जो लेखपाल होते हैं वो आपके 3 पड़ताल करते हैं। तो उन पड़तालों के बारे में 1 बाय 1 करके आप लोग बताइएगा। देखिए सबसे पहले जो आपकी
कहाँ गया, जायद की पड़ताल वो 1 मई से होती है, ठीक है। जो रबी की पड़ताल होती है वो 1 जनवरी से होती है, और जो खरीफ की पड़ताल है वो 10 अगस्त से होती है। अब देखिए खरीफ की फसलें, आप जानते हैं कि इसके पहले भी लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि खरीफ की जो फसलें होती हैं उसकी बुआई कब होती है, उसकी कटाई कब होती है। ये सब बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ फसलों के बारे में थोड़ा सा एक मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा रहे। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मुख्य रूप से शीत ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर, वही जब आपके दीपावली के आसपास का टाइम होता है, ठीक है, दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और वही होली के आसपास यानी फरवरी तथा मध्य अप्रैल में काट ली जाती है। औसतन तापमान देखिए, औसतन तापमान इसमें कम रहेगा। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रबी की फसल होती हैं वो दीपावली के आसपास बोई जाती हैं, यानी उस समय जो तापमान होता है वो क्या होता है, आपके कम होता है। अब देखिए प्रमुख जो फसलें हैं आपके गेहूँ, पिछली बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गेहूँ है, उस गेहूँ में कितने प्रतिशत प्रोटीन विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो गेहूँ है उस गेहूँ में 12% प्रोटीन विद्यमान रहता है। अब सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में होता है। अगर हम लोग चना की बात करते हैं तो जो चना है उस चने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके हमीरपुर में होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी जो फसलें हैं वो आपका रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलों के अंतर्गत आप यहाँ देख पा रहे होंगे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर एवं आलू रबी की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं हो गया, चना हो गया, चना आपका हमीरपुर में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं आपके गोरखपुर में। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो इस फसलों के अंतर्गत ठीक है जो मुख्य रूप से होता है कपास होता है, चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सनई। अब देखिए चावल की हम लोग बात करते हैं तो चावल उत्पादन में अगर बात की जाती है तो जो आपका चावल उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा आपके वेस्ट बंगाल में होता है, और जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपके दूसरे स्थान पर है। यहाँ भी चीज़ों को दिखाया गया है, ये जो चावल उत्पादन है उसमें उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। अब देखिए जो आपकी खरीफ की रबी की फसलें होती हैं उसमें जो सामान्यतः जो तापमान होता है वहाँ पर तापमान की कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं इसमें अपेक्षाकृत उससे ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। इसी संदर्भ में यहाँ पर बातें की गई हैं, आप देख रहे होंगे कि इससे बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा पकते समय 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। आगे आपका पटसन, जूट, फिर गन्ना, ठीक है। गन्ने से संबंधित कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि गन्ना से संबंधित आपके जो प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं वो भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ में जो शक्कर से संबंधित प्रमुख इंस्टीट्यूट है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये आपका गन्ना हो गया। अगर आगे हम लोग बात करते हैं रबी की फसलों में, तो इसमें आपके खरीफ की फसलों में कपास, अरहर, बाजरा, मूंगफली और मक्का, ये प्रमुख रूप मक्का, तंबाकू और अफीम, ये प्रमुख रूप से फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करें। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।